सिलक्यारा का संकट टल चुका है, लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या उत्तराखंड में आपदा मेले जैसा हो गया है। मेला यानी जहां लोग आते हैं, तमाम तरह की जगहों से जुटते हैं, ज़िंदगी बचाने की जद्दोजहद चलती है और फिर लोग अपने घर चले जाते हैं और फिर उसको भूल जाते हैं और फिर नए मेले का इंतज़ार करते हैं। आज इन तमाम बातों को लेकर हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं उत्तराखंड के वरिष्ठ जियोलॉजिस्ट प्रोफेसर एसपी सती साहब। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि ये जो घटनाएं बार बार हो रही हैं ये किस ओर इशारा कर रही हैं। क्या बड़े एक आपदा की ओर संकेत दे रही है? हिमालय को कितना खतरा है और उत्तराखंड को किस तरह बचाया जा सकता है? प्रोफेसर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। आपसे जानना चाहेंगे, आप बहुत करीब से देख रहे हैं, अभी हाल ही में राहुल गांधी भी केदारनाथ यात्रा पर आए थे, उन्होंने आपको बुलाया और चर्चा करी और काफ़ी जानकारी आपसे ली, और उसके बाद 12 तारीख को सिलक्यारा की घटना हुई। सवाल तमाम उठ रहे हैं कि टनल में जो जिस तरह से जो भूधसाव हुआ, एक हिस्सा गिर गया और फिर उसको किस तरह से डील किया गया। अच्छी बात यह रही कि जान बच गई, किसी को खरोंच नहीं आई, लोग सुरक्षित है। लेकिन हिमालय में, उत्तराखंड में एक के बाद एक आपदा आ रही हैं, किस ओर संकेत जा रहा है ये? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो सिलक्यारा की जो घटना है वो मानव निर्मित आपदा है, वो तो, और थैंकफुली कि उसमें किसी की कैजुअलिटी नहीं हुई। लेकिन इसी तरह की 2021 में 7 फरवरी 2021 में 204 अभागे एक ऐसी ही टनल में फंसे हुए थे। वो भी टनल निर्माणाधीन थी, वो तपोवन विष्णुघाट परियोजना की। और वहाँ ऐसा फ्लैश फ्लड आया कि उसमें तो उन अभागों को बचाने के लिए भी किसी को टाइम भी नहीं मिला। सवाल ये उठता है कि हिमालय को हम किस तरह से समझ रहे हैं, और जब हम विकास यहाँ के कहते हैं कि हिमालय का विकास होना चाहिए, तो हम किसका विकास की बात कर रहे हैं? असल में हिमालय को समझने के लिए पहले हिमालय की संवेदनशीलता को समझिए। हिमालय ऐसा नहीं है जैसे मैदान है, यह जैसे दक्षिण का पठार है, यह जैसे समंदर है। हिमालय दूसरे अरावली पर्वतों की तरह ऐसा पर्वत भी नहीं है। ये बहुत यंग, बहुत कम उम्र का पहाड़ है। भूवैज्ञानिक दृष्टि से इसकी उम्र बहुत ही कम है, अभी भी बनने की प्रक्रिया में उत्थान हो रहा है। इसलिए हिमालय की तमाम चट्टानें, तमाम जो उसके ढाल हैं, वो सब के सब भंगुर हैं और उनमें लगातार टूटन फूटन होती रहती है। तो वो दिखने में तो बाहर से भले ही बड़ा अभेद्य लगे, लेकिन बहुत भंगुर है, बहुत किरच किरच है, इसकी वीक है हिमालय। अब यहाँ जो हम विकास की जो चीज़ें जो कर रहे हैं, उसमें इस संवेदनशीलता का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, लगातार इसको नज़रअंदाज कर दिया जा रहा है। एक हिमालय की उत्थान की प्रक्रिया जारी है, और इसमें जब तब इस उत्थान की प्रक्रिया में जो स्ट्रेस रिलीज होता है, जो ऊर्जा संचयित होती है, वो बार बार रिलीज भी होती है। जैसे हमने देखा कि भूकंप आते हैं लगातार। और वैज्ञानिकों का मानना यह है कि उत्तराखंड और पश्चिमी नेपाल का एक क्षेत्र, 700 किलोमीटर का एक क्षेत्र है, जिसको वो कहते हैं सेंट्रल सेस्मिक गैप। यहाँ पिछले 400-500 साल में 8 के इर्द गिर्द की तीव्रता का भूकंप नहीं आया, और लगातार रिसर्चेज बता रही हैं कि ये ऊर्जा लगातार यहाँ संचयित हो रही है, तो कभी भी बड़ा भूकंप आ सकता है, जिसको नज़रअंदाज किया जा रहा है। हर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ में, हर सेटलमेंट्स जो मशरूम हो रहे हैं, सेटलमेंट्स जो फूल रहे हैं, जो चाहे पहाड़ों में अर्बन सेटलमेंट्स का जो स्वेलिंग हो रही है लगातार, उसमें भी अनदेखियाँ हो रही हैं। आपने भूकंप की बात की, एक बात मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा। आपको पता भी होगी, जब सिलक्यारा टनल हादसा हुआ, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, उस दिन 16 तारीख को उत्तरकाशी में भूकंप आया 3.1 की तीव्रता से, और हमको हमारे सूत्रों ने बताया कि उसकी वजह से करीब 2 से 3 मीटर मलबे में शिफ्ट हुआ। तो सिलक्यारा टनल के पीछे, मतलब जिस तरह से आपने भी बताया कि पहाड़ जो काफ़ी कमज़ोर है, आज की तारीख में हर कोई जानना चाह रहा है कि यह हादसा हुआ क्यों और कैसे हुआ, और क्या कारण है जो इन हादसों को रोका भी जा सके। जैसे कि मैंने कहा कि भंगुर पहाड़ है, इसमें बड़ी बड़ी दरारें हैं। उन दरारों के सापेक्ष दोनों तरफ के जो भूभाग हैं वो खिसकते हैं। जैसे मैं हाथ से दिखाऊं तो एक भूभाग ये है, एक भूभाग ये है, ये इस तरह से खिसक रहे हैं, इस तरह से भी खिसकते हैं
और इस तरह से भी खिसक रहे हैं। इन दोनों स्थितियों में ये हाथ जैसा तो है नहीं, दो भूभाग है, तो ये अपने साथ पूरे एरिया का पूरा एक बड़ा बल्क में टूटन कर देता है, किरच किरच हो जाता है, पाउडर बन जाता है, घिस के पाउडर हो जाता है। ये केवल एक ही प्लेन पे नहीं होता, इसके पैरेलल कई प्लेन डेवलप होते हैं। अब जहां ये टनल बनी है उधर को एक बड़ी दरार नोन है कि वो दरार वहां है, बल्कि दो एक दरारों का संविलयन भी है, वहां संधि क्षेत्र भी है उस एरिया के। एमसीटी इसको बोल सकते हैं? नहीं, इसको कहते हैं हम श्रीनगर थ्रस्ट या बड़कोट थ्रस्ट बोलते हैं। एमसीटी इसके फार नॉर्थ में है, एमसीटी भी बड़ी दरार है, लेकिन जो ये श्रीनगर थ्रस्ट या जो बड़कोट थ्रस्ट हम इसको कहते हैं, इसके कारण यहाँ इसके इर्द गिर्द काफी सघन अन्य इस तरह के प्लेन में जिन पर डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा। इस डिस्प्लेसमेंट की प्रक्रिया में जो जोन डेवलप होते हैं दोनों के बीच में, जो डिस्प्लेसमेंट की प्रक्रिया में, उसमें किरच किरच हो जाती हैं, रॉक्स फ्रैक्चर्ड हो जाती हैं, क्रम्पल्ड हो जाती हैं, पाउडर बन जाती हैं। ये जोन्स आपको अंदर मिलते ही रहते हैं, छोटे बड़े जोन्स मिलते रहते हैं। जो ये जोन है जहां ये कोलैप्स हुआ, ये निश्चित तौर पे एक शेयर जोन था, इसको हम शेयर जोन कहते हैं। जो इस तरह से जो जोन हमको मिलते हैं, ये शेयर जोन था। अब दो चीजें आप देखिए, अब ये मतलब इसके लिए बहुत ज्यादा वैज्ञानिक की जरूरत नहीं है, लॉजिकल होने की जरूरत है। 300-400 मीटर, कितने 300 मीटर पे था वो अंदर, मतलब मुहाने के करीब थे, 200 मीटर के करीब, 260 मीटर पे वो मुहाने पे वो था। उसके बाद आप 1 किलोमीटर अंदर चले गए, टनल तो काफी बन गई। तो सवाल ये उठता है कि पहले क्यों नहीं कोलैप्स हुआ, और न ही जिस दिन वो कोलैप्स हुआ उसके इर्द गिर्द कोई बड़ा भूकंप आया, भले बाद में 3 तीव्रता का आया, लेकिन उस दौरान नहीं आया। तो ऐसा क्या हुआ कि वो कोलैप्स हुआ? कोलैप्स इसलिए हुआ वो कि उसके अंदर, जब वो काफी अंदर चले गए, उनको हार्ड रॉक मिली, वहां उन्होंने ब्लास्टिंग की, और ब्लास्टिंग बड़ा ब्लास्टिंग हुआ। नहीं तो कोई ये बताए ट्रिगरिंग फैक्टर क्या था? ठीक है, वो एक रॉक, एक जोन ऐसा है जो वीक जोन है, लेकिन उस पर खोदते रहे, उसके बाद अंदर जाते रहे, खोदते रहे, जर्क आते रहे होंगे, उसकी वजह से कंपन आते रहे होंगे, लेकिन इतना कच्चा भी नहीं था वो कि वो सीधा गिर पड़ा। जब अंदर पहुंच गए आप बहुत दूर, जब उसके प्रभाव क्षेत्र से भी काफी दूर पहुंच गए, उसके बाद कोलैप्स हुआ। उसका कारण यही है कि कोई अनकंट्रोल्ड कोई बड़ा ब्लास्टिंग वहां हुआ है, जिसको कि कंपनी कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। यही कंपनी सारे रेलवे के प्रोजेक्ट्स बना रही है, उसमें हमने देखा है बराबर ब्लास्टिंग कर रहे हैं। आप जहां जहां ये सुरंग बन रही है उसके ऊपर की जो बस्तियां हैं, आप वहां को रात को आप वहां रहिए, आपको पता चल जाएगा कितनी ब्लास्टिंग हो रही है अंदर। श्रीनगर गढ़वाल के नीचे जो सुरंगें बन रही हैं, मैं तो वहां रहा भी हूँ, मैंने वहां देखा। मैं तो रात को जब भयानक वाइब्रेशन आ रहा था और बड़ी आवाज आ रही, तो मैंने कहा ये करके ये सुरंग वाले कर रहे हैं, ये रेलवे टनल वाले कर रहे हैं। लगातार यही हो रहा है। जो वो गिरा है वो जोन ऐसा था कि वीक था, किस वजह से उसी समय गिरा, उसका कारण कोई ब्लास्टिंग था। और जो ब्लास्टिंग के कारण मजदूर क्यों फंसे हुआ, ब्लास्टिंग के बाद जो जो मलबा पैदा होता है, जिसके कारण सुरंग एडवांस होते, उसको साफ करने गए थे, उसको साफ करने गए थे, इसलिए फंसे हो। नहीं, इतने सुबह सुबह वो उसको साफ करने गए थे और उसको फिर बाहर लाया जाता है, इसलिए। तो ये तो सीधे सीधे मानवीय क्रियाकलाप है, कंपनी की बदमाशी है कि वो जो प्रिस्क्राइब्ड नहीं है उस लेवल की ब्लास्टिंग कर रहे हैं, और उस वजह से ऐसा हो रहा है। ये सतत हमने देखा है कि ये टनल जहां जहां बनाई जा रही है वहां वहां ये ब्लास्टिंग कर रहे हैं। उसकी वजह से ऊपर के पानी के सोते सूख गए हैं, उसके ऊपर की जितनी बस्तियां हैं, आप चले जाइए 82 के ऊपर के गांव में चले जाए, जहां जहां सुरंग है, आप रुद्रप्रयाग में चले जाए, रुद्रप्रयाग से पहले एक जगह है गुलाब राय, वहां बहुत बड़ा सोता था पानी का, पूरे बस्ती का पानी उसी से भरते थे, काफी बड़ा धारा था, वो सूख गया। ऐसे कई सैकड़ों स्प्रिंग्स, ये स्टडी होनी चाहिए कि आफ्टर ऑल कितने स्प्रिंग्स सूखे होंगे। सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स गढ़वाल में ज्यादा हैं, कुमाऊं में कम है। और जिस तरह से आपने पूरा भूविज्ञान बताया है इस क्षेत्र का, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से सिलक्यारा बड़कोट टनल बन रही है या फिर ऑल वेदर रोड बन रहे हैं, आप इसको रेकमेंड करते हैं या इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए शर्मा जी, आपने
हिमालय के बृहद कैनवास के बारे में, खासकर उत्तराखंड के बारे में आपने पूछा, दो चीजें हमको समझनी होगी। एक तो मैंने बता दिया कि हिमालय की फ्रेजिलिटी है, हिमालय अभी भी निर्माण की प्रक्रिया में, हिमालय में लगातार भूकंप छोटे बड़े आते रहते हैं, यहाँ के चट्टानें भंगुर हैं, यहाँ के ढाल संवेदनशील थे। दूसरी बात यह है, दूसरा जो सबसे बड़ा जो असुर आ रहा है वो है मौसम, जलवायु में बदलाव। जलवायु में बदलाव की प्रक्रिया महसूस की जा रही है। अब वैज्ञानिक इस बात पे कन्फर्म है कि हिमालय में उसके बदलाव, जो मौसम बदलाव, जो जलवायु बदलाव की प्रक्रिया है, वो दुनिया के अन्य भागों से दुगना ज़्यादा रफ्तार से बढ़ रहा है। जैसे कि अभी बड़े रिसर्च पेपर्स आए हैं जो बताते हैं कि जो विश्व में है वो टेम्परेचर बढ़ने की प्रक्रिया, तापमान बढ़ने की प्रक्रिया 0.16 डिग्री प्रति दशक है, और हिमालय में यह है 0.32 डिग्री प्रति दशक, दुगनी रफ्तार से बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि दुगनी रफ्तार से हिमालय के ग्लेशियर्स पिघलेंगे। यही केवल सीधा सीधा ऐसा संबंध नहीं है, इस टेम्परेचर बढ़ने की वजह से 2-3 तरह के विचित्र बदलाव आ रहे। एक तो बारिशों का व्यवहार बदल रहा है। बारिशें जब होनी चाहिए तब नहीं हो रही हैं, जब होती थी सामान्यतः। फॉर एग्जांपल ये साउथ वेस्ट मानसून, जो मानसूनी बारिश है, जो गर्मियों में बारिश होती है, बरसात की जो बारिश होती है, वो साउथ वेस्ट मानसून से होती थी। वो उत्तराखंड के केस में ये तीसरे सप्ताह जून से और सितंबर फर्स्ट वीक तक, अधिक से अधिक सेकंड वीक तक जाता था। अब ऐसा नहीं देखा जा रहा, लगातार इसमें शिफ्टिंग देखी जा रही है। 2010 में सितंबर तीसरे वीक में भयानक बारिश आई जिसकी वजह से बड़ी तबाही हुई थी। 2013 में 16-17 जून को, एक हफ्ता पहले आ गया। 2021 में कुमाऊं के क्षेत्र में आपने देखा कि अक्टूबर के तीसरे चौथे वीक में। और क्या कारण है, क्यों ऐसा अचानक बदलाव है? क्या ये रैम्पेंट जो डेवलपमेंट, जो हम कंक्रीट का जंगल बोल रहे हैं, हर जगह कंक्रीट पहाड़ों में पहुंच रहा है, इसकी वजह से है या दूसरे कारण? नहीं, ये जो मौसम में जो बदलाव दिख रहे हैं उसके लिए ये इतने लोकलाइज कारण नहीं है। ये वैश्विक परिदृश्य में आई सबसे बड़ी बात जो है कि अगर टेम्परेचर बढ़ने की मैं बात करूं तो उसमें तो जो हमने ग्रीन हाउस गैसेज जो है हमारा, उनका इमिशन ज़्यादा हो रहा है, इस वजह से बढ़ रहा है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का हम ज़्यादा उत्सर्जन कर रहे हैं, वो गाड़ियों से हो रहा है, वो ताप विद्युत घर से हो रहा है, जहाँ से भी हम जला रहे हैं कोई चीज़ को, इसका मतलब हम ग्रीन हाउस गैसेस का कंट्रीब्यूशन बढ़ा रहे हैं एटमॉस्फेयर में, ये उसका है। लेकिन इस बात को समझना कि उसका प्रभाव हिमालय में पड़ रहा है, उसको समझ के विकास के मॉडल्स को, विकास के प्रोजेक्ट्स को अंतिम रूप देना, ये तो आपके हाथ में है। वैश्विक स्तर पर जो हो रहा है उसके लिए लोकल बहुत ज़्यादा नहीं किया जा सकता। हालांकि हमारा भी उत्तरदायित्व इंडिविजुअल का बनता है कि हम CO2 का इमिशन कम से कम करें, हम ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन कम से कम करें। लेकिन उसके बावजूद भी कि हमारे हाथ में इतना ज़्यादा नहीं, हमारे हाथ में यह है कि इसको समझकर उस प्रक्रिया के अनुरूप हम विकास की परियोजनाओं का निर्धारण करें। अब इससे क्या हो रहा है, जब नहीं होती थी बारिश तब हो रही है, और जहां नहीं होती थी वहां हो रही है। जैसे 2013 में केदारनाथ के ऊपर इतनी भयानक बारिश कभी नहीं हुई थी। तो ये एक बात है। दूसरी बात ये है कि पूरे साल भर में बारिश का औसत में बहुत ज्यादा अंतर नहीं आ रहा, लेकिन नंबर ऑफ रेन डेज कम हो गए। बारिश के जितने दिन होते थे, जैसे सपोज 120 दिन में औसतन बारिश होती थी पूरे साल भर में, वो 100 पे अटक गया, 20 दिन कम हो गई बारिश। अब उससे क्या होता है, इसका मतलब 20 दिन 100 दिन में 120 दिन के बराबर वाली बारिश हो रही है। इसका मतलब टॉरेंशियल रेन्स, जो अतिवृष्टि है, उसकी घटनाएं बढ़ रही है ना। एक तीसरी रिसर्च भी आई है। तीसरी रिसर्च ये कहती है, मैं बहुत सामान्य उसमें शायद दर्शकों के लिए बहुत जरूरी, हिमालय समझना बहुत जरूरी है। एक तीसरी रिसर्च ये कहती है कि जो जाड़ों में बारिश होती थी उसको कहते थे पश्चिमी विक्षोभ से आती थी वो बारिश, जाड़ों में जो यहाँ होती है उत्तर भारत में, हिमालय सहित उत्तर भारत में। वो गर्मियों में भी वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते थे, लेकिन वो बहुत कम आते थे, बहुत रेयर होते थे। पिछले 20 साल में वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की, पश्चिमी विक्षोभ की घटनाओं की पुनरावृत्ति गर्मियों में दुगनी हो गई है। उससे पिछले 20 साल में जितने थे उससे दुगने हो गए हैं अब के 20 साल में। तो ये क्या करता है,
और जब जब ये अतिवृष्टि जनित आपदाएं उत्तराखंड सहित पूरे हिमालय में तब आ रही हैं जब पश्चिमी विक्षोभ और साउथ वेस्ट मानसून इन दोनों की दोस्ती हो रही है। जब ये दोनों टकराए हैं, दोनों के दोनों मॉइस्चर जहां जहां पे मिल रहे हैं, जैसे हिमाचल में हुआ। हिमाचल में 2023 में जो ये तबाही हुई, इसका कारण यही था, इन दोनों की दोस्ती हो गई, जुगलबंदी हो गई। 2013 में जो केदारनाथ आपदा हुई, उसमें ये जुगलबंदी हुई। 2022 और 2021 में जो इतना भयंकर अतिवृष्टि हुई है कुमाऊं के क्षेत्र में, उसमें भी यही जुगलबंदी हुई। 2010 में सितंबर के तीसरे वीक में बहुत भयानक बारिश इस इलाके में आई थी, उसमें भी यही जुगलबंदी। जब जब इन दोनों मॉइस्चर्स का, इन दोनों आर्द्रताओं का जब जब मिलन हो रहा है, तब तक भयानक वृष्टि हो रही है। ये तो हो गया कि जो परिदृश्य दिख रहा है। अब इसके अनुरूप विकास कैसे हो? विकास ऐसा हो कि आपको, पहली बात तो यह है कि आपको मैदान जैसी सड़कें पहाड़ों में नहीं चाहिए। आपको पहाड़ में सुरक्षित अच्छी सड़कें चाहिए, और अच्छी सड़क का मतलब चौड़ी सड़क नहीं होता है। आपने कहा कि ये प्रोजेक्ट ऑल वेदर रोड है, जो चारधाम परियोजना है। अभी आपने देखो कि जब जब भी अतिवृष्टि के कारण टूट हो रही है, इन रोडों में ब्लॉक हो रही है, तो जो पुरानी पतली रोडें हैं वो जीवन दायिनी बन रही है, वो संचार वाहिनी बन रही है, उनके माध्यम से लोग आ रहे हैं, वो नहीं टूट रही इतनी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ऑल वेदर रोड ये हुआ कि वो हुआ जो बारिश की दशा में भी जो रोडें खुली हैं और लूप लाइनों से लोग बाहर निकल रहे हैं पहाड़ों से, इसका मतलब वो है। इससे ये साबित होता है कि हमको हर जगह मैदान जैसी सड़क नहीं चाहिए। अब मैदान जैसी सड़क आपने चौड़ी रोडें भी बना दी। चौड़ी रोड बनाने का आपके पास तर्क ये है कि भाई ज़्यादा ट्रैफिक आएगा और ज़्यादा टूरिज्म आएगा। ज़्यादा ट्रैफिक आएगा, ये बात मान गए, लेकिन ज़्यादा ट्रैफिक को कहीं रुकेगा भी तो आपके पास पहाड़ों में ऐसा कहीं पे कोई टाउनशिप है जहां 500,000 गाड़ियां एक साथ खड़ी कर सको? कैरिंग कैपेसिटी का भी खतरा बढ़ जाता है। वही तो हम ये कह रहे हैं कि पहाड़ों में इतना कैरी करने की इतनी क्षमता किसी भी टाउन में नहीं है, किसी भी क्षेत्र में नहीं है, किसी ढाल में नहीं है। लिहाजा इस बार सबसे ज्यादा जाम क्यों लगे? गर्मियों में जब तक रोड क्लियर थी, जब तक ब्लॉक नहीं हुई थी, तो जाम क्यों लगे पहाड़ों में? सारे पहाड़ ऐसे हो गए जैसे बंधक बना दिए गए। वहां के लोकल लोग बंधक जैसे बन गए थे, बाहर नहीं आ रहे। जब चौड़ी रोड है, सुचारू ट्रैफिक के लिए बनाई गई है, तो चौड़ी रोड के बाद सबसे ज्यादा अभूतपूर्व जाम क्यों लगे? जाम इसलिए लगे कि आपके पास पार्किंग कहीं है ही नहीं, लिहाजा सड़कें ही आपकी पार्किंग बन गई। तो आपने विकास को असंतुलित कर दिया है। दूसरा, ये इसके निर्माण की प्रक्रिया में जो वायलेशन हुआ वो बहुत बड़ा घातक और बड़ा इरिवर्सिबल डैमेज हो गया है। वो उसको हम वापस नहीं ला सकते। आपने पूरा पहाड़ खोद दिए, आपके पास 600 गुना ज्यादा लैंडस्लाइड्स बढ़ गई हैं, ये रिसर्चेज बता रही है। और वो लैंडस्लाइड्स में से, उनमें से 50% ऐसे हैं जो नासूर बन गए हैं। आपके पास ऐसा एग्जाम्पल बहुत कम है कि पहले पुरानी सड़क में जितने लैंडस्लाइड थे उनको आपने स्टेबल कर दिया हो, ऐसा कोई एग्जाम्पल, बहुत कम एग्जाम्पल आपके पास है ही नहीं। स्टेबल हुए होंगे तो अपने नेचुरल उससे हुए होंगे और फिर दोबारा टूट गए, फिर रिएक्टिवेट हुए, और तब ऐसी दशा में आपने 600 गुना ज्यादा लैंडस्लाइड कर दिए। तो पहाड़ के साथ ये खिलवाड़ जैसा हो रहा। एक चर्चा चलती है कि हम जब बात करते हैं कि हिमालय को नुकसान पहुंच रहा है या हिमालय तबाह हो रहा है, तो चर्चा चलती है कि हिमालय तबाह नहीं हो रहा है बल्कि इंसान तबाह होने के कगार पे, क्योंकि हिमालय तो वहीं रहेगा और हिमालय के क्रोध का हम इंतजार कर रहे हैं। तो कैसे इस चीज को रोका जाए? आपसे आखिरी सवाल में हम जानना चाहेंगे, आगे सिलक्यारा के बाद अब क्या सबक लिया जाए? क्योंकि रैनी से हमने सीखा नहीं, जोशीमठ से हमने सीखा नहीं, केदारनाथ से हमने सीखा नहीं। अब सिलक्यारा के माध्यम से हिमालय ने एक बार हमें फिर संकेत दिया है कि सुधर जाओ, तो कैसे सुधरेंगे? नहीं, ये तो लगातार हम, हमारे उत्तराखंड में, कम से कम उत्तराखंड और हिमालय में और हमारे देश में, इन हमारी पूरी की पूरी जो आपदा के नजरिए से जो हमारी कहानी है, असल में इन घटनाओं से कभी भी सबक न लेने की उदास दास्तान है। हम कभी सबक नहीं लेते हैं। हम, अब आप देखो ना किस तरह से डाइवर्ट की जाती है चीजें। अब हम लोगों, बेचारे हम धार्मिक लोग हैं, हम ईश्वर के प्रति हम श्रद्धा रखते हैं। आपने 2013 की आपदा में देखा कि धारी देवी का प्रकोप के कारण वो हो गया, इतना भयंकर आपदा आई। ये टीवी चैनल ने आधा घंटे के प्रोग्राम चला गया, ये धारी देवी का प्रकोप। धारी देवी का प्रकोप पर तुम डाल के तुम अपनी कृतियों पर पर्दा डाल रहे हो, मानो अपनी कृतियों पर पर्दा डाल। धारी देवी
अगर इतना शक्तिशाली थी तो है ही वो देवी, तो वो ये भी जानती है कि दोषी कौन था, तभी वो दैवी शक्ति हुई ना, जो सटीक हो, जिसका प्रहार अचूक हो। तो देवी तो जानती है कि जो ठेकेदार था डैम वाला, उसने देवी को विस्थापित किया, उसकी मूर्तियां विस्थापित करी, 2-4 लोकल लोगों को उसमें मिलाया गया होगा, उनको पैसे दिया होगा और राज्य किया गया होगा। तो देवी बजाय इतना तांडव मचाने के, 5-10 हजार से ज्यादा लोग जिसमें मर गए, उस तांडव मचाने के देवी खटाखट उन्हीं को मारती ना। ने तो तुम देवी का बदनामी कर रहे हो, देवी को तुम महिमा मंडित कर रहे हो। इससे शिव के लिए भी ऊपर बोल रहे हैं कि केदारनाथ में कि वहां जो मंदिर बचा वो एक बड़ी दिव्य शिला आई और उसने शिव जी की महिमा देखो, शिव जी ने मंदिर बचा था, सब तबाह हो गया और शिव जी ने अपना मंदिर बचा दिया। कोई हमारा संरक्षक, मैं अगर किसी परिवार का पिता हूं, वो इस बात से सुकून मनाएगा कि मेरे सारे बच्चे भले ही मर जाएं लेकिन मेरे पे कोई असर न पड़े। तुम जैसे तुम अपनी प्रवृत्ति से तुम्हारी, वैसे तुम्हारा शिव तुम सोचते हो, जबकि शिव ऐसे नहीं है। पूरे ब्रह्मांड के रक्षा की जिम्मेदारी जिसके पास है, वो ऐसा रोकेगा कि अपना मंदिर रुक जाए दूसरे के लिए। वहां पे वो जो साइट थी वो ऐसा सेलेक्ट की गई थी, हमारे विजडम जो ट्रेडिशनल विजडम है उसके कारण उस मंदिर को कुछ नहीं हुआ। वहां पे स्लो ब्रेक था, ये सारी चीजें। यहाँ भी सिलकाड़ा में आप पोखना, क्या देवता का नाम बोला जाए, बोगनाथ। अब बोगनाथ देवता जानते हैं कि वो बेचारे निरीह, वो तो रोजी रोटी के लिए कर रहे हैं। अगर वो वहां फंसे, कोलैप्स होगी टनल, तो उनका दोष था बेचारों का जो वहां फंसाए गए। भोगनाथ देवता पे अगर देवता, हमारे देवता अगर सही में अगर उनकी इच्छा के विरुद्ध काम हो रहा है तो मारे तो वो जाने चाहिए थे जिन्होंने ये इस तरह का डिजाइन किया। जो कंपनी है जिसने रूल्स का वायलेशन किया, जिसने स्केप टनल नहीं बनाई, जिसने ह्यूम पाइप वहां अंदर नहीं डाला, जिसने ये प्रोजेक्ट कंसीव किया, तो इस तरह से करके हम अपने देवताओं की बेइज्जती कर रहे हैं। हम मुद्दों से बात को भटकाते हैं। मुख्य मुद्दा यह है कि हिमालय की फ्रेजिलिटी, हिमालय की सेंसिटिविटी को समझने की जरूरत है। और जो अगर इसके बावजूद भी, ये बात मैं आज भी मानता हूं, जो टनलिंग अगर प्रॉपर टेक्नोलॉजी से की जाए, विश्व में बहुत परिष्कृत टेक्नोलॉजी टनलिंग की आ गई है, अगर की जाए प्रॉपर और वायलेशन न किया जाए, सेफ्टी प्रोटोकॉल का पालन किया जाए, तो आज भी टनलिंग ओपन रोड से ज्यादा सुरक्षित तरीका है, बशर्ते आप उसको प्रॉपर जियोफिजिकल सर्वे के बाद, प्रॉपर स्टडीज के बाद और प्रॉपर प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए टनलिंग किया जाए। वो सेफर है, मतलब बाहर के टेरेन को ज्यादा डैमेज नहीं करता हो बजाय उसके। फिर उसमें क्या आता है, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा आता है कि आप उसके मक को कहां डिस्पोज ऑफ करोगे, वो उसके मलबे को कहां डिस्पोज ऑफ। डेब्रीज जो सिलक्यारा टनल की जो डंपिंग ग्राउंड जो बनाया गया है वो भी सवालों के घेरे में है। वो सवालों के घेरे में आपने देखा उसको डंप करा जा रहा है, उससे नीचे से प्रोटेक्टिव वाल कुछ नहीं है। इसी तरह के जो डंप है पूरे उत्तराखंड में जगह जगह डंप भरे पड़े हैं, या नदी सड़कों के ढाल की तरफ उसको गिरा दिया गया है। इस यही वजह से 2000 के बाद जब सड़कों के निर्माण की गति में तीव्रता आई, तब फ्लैश फ्लड, अचानक बाढ़ की घटनाओं में भी वृद्धि आई। क्योंकि ये जो मलबा ये है, अतिवृष्टि की दशा में ये नदी में, नालों में घुल जाता है, उसका आकार बढ़ा देता है, उसका घनत्व बढ़ा देता है, उसका स्कोरिंग, उसका मारक क्षमता बढ़ा देता है, विनाशक क्षमता बढ़ा देता है और उसका आकार बढ़ा के फ्लड ले आता है। तो ये पूरा पहाड़ जो मलबे के ढेर में घाटियां जो तब्दील कर दी गई हैं, चाहे वो टनल से हो, चाहे वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से हो, चाहे वो सड़कों से हो, ये अगली 50 साल तक हमने अपने विनाश की पटकथा लिख दी है। इसमें ये डंपिंग जोन्स को मैनेज करना बहुत जरूरी है। एक छोटा सा सवाल लेंगे आपसे। और राहुल गांधी अभी केदारनाथ आए थे, उन्होंने आपको बुलाया जानकारी के लिए, उनके क्या व्यूज हैं? वो जब निर्माण देखते हैं इस तरह से पहाड़ में हो रहे हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो क्या कहा उन्होंने? नहीं, ये बात तो मैंने ये भी कहा कि ये केवल आज से शुरू नहीं हुआ है। आज भले ही सरकार जिसकी हुई, ये पहले से हुआ। मैंने कहा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में आपने मतलब टिहरी डैम जैसे बड़ा, तो मैंने कहा जो ये निर्माण हो रहा है इसमें वो भी सहमत थे कि यहाँ पे जो केदारनाथ में इस तरह का निर्माण हो रहा है, इतना इसको अलाउ नहीं करना चाहिए। मैंने कहा ऐसा पहले से भी होता है। तो उन्होंने ये कहा कि ये बात सच है, लेकिन एक लेसन भी लर्न,
एक पाठ पहले से उसका सबक क्या सीखा हमने, इस प्रक्रिया में हम नहीं जा रहे हैं। हो सकता है कि आज इस लेसन को सीख के कल के दिन कोई सरकार दूसरी आए वो इसको न करे, और ये सरकारों में होना चाहिए। पिछले बारों की गलतियां, जो पिछले सरकारों की गलतियां, उसे जो सबक सीखा जाता है आगे के लिए वो काम आता है। लेकिन अभी तो पूरी प्रक्रिया हमारे पूरे देश में और खासकर हिमालय में हम इस तरह की घटनाओं से सबक न लेने के लिए आदी हैं और कुख्यात हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सारे सवालों का जवाब दिया। हमारे साथ प्रोफेसर सती थे, जिन्होंने डिटेल में जाकर जो हिमालय में जिस तरह से प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं सिलक्यारा टनल को लेकर तमाम सवालों के जवाब दिए, जानकारी दी।